नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले बात पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके की, जो हिंसा और तनाव के दौर से गुजर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और इस बीच आज हाई कोर्ट ने ममता सरकार से कई गंभीर सवाल पूछा है कि तृणमूल नेता शाहजहां शेख कैसे लापता है। हाई कोर्ट ने विपक्ष के नेताओं संदेशखाली जाने की, आपको बता दें, इजाजत दी, लेकिन कहा कि भड़काऊ बयान पर लगाम रहे। और इससे पहले इलाके में धारा 144 लगने के कारण विपक्ष के नेता नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज हाईकोर्ट द्वारा अनुमति के बाद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, शंकर घोष ने पीड़ितों से मुलाकात की। उधर सीपीएम की नेता वृंदा करात भी इजाजत मिलने के बाद वहां लोगों से मिली। बहरहाल ये वही इलाका है जहां ईडी के अधिकारियों की पिटाई हुई थी, तो बीजेपी ने महिलाओं के साथ बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। कल ही महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची थी और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले विधानसभा में पिछले दिनों आश्वासन दिया था कि हिंसा में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और हालात संभाले जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एसआईटी या सीबीआई की जांच द्वारा अपील की थी, वो खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल लेकिन यहाँ पर तनाव बना हुआ है और आज विपक्ष के नेताओं का दौरा हुआ है। पहले शशि पांजा, जो वहाँ पे महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनसे सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की घटना को लेके पूरे संदेशखाली भी नहीं है, जो इस अंश को लेके ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारे पश्चिम बंगाल में ये चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी कदम उठाई है। ये उत्तम सरदार और जो शिबू हजरा है, राजनीतिक स्टेप्स भी लिए हैं उसको पार्टी से निकाल देना। फिर पुलिस तो अरेस्ट की है और भी 17 लोग अरेस्ट हुए। काम होने दो। पहले से ही ये शुरू करते हैं कि पुलिस को काम नहीं करने देंगे, पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करेंगे। राज्यपाल को हमने बहुत अनुरोध किया, हमारी डेलीगेशन ने, तब वो आज वो चोपड़ा गए हैं, उत्तर दिनाजपुर गए हैं। राज्यपाल निष्पक्ष रूप से सब जगह जहां भी समस्या हो वो पहुंचे और राज्यपाल की हैसियत से वो अपने सहायता बढ़ाए। ये सुनते हैं, सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वहां से पहले ग्राउंड रिपोर्ट, क्या हालात हैं, सुनते हैं उनसे। देखिए, शेख शाहजहां और उनके लापता होने के बाद संदेशखाली इलाका में कई सारे सवाल, कई सारे आरोप भी सामने आए हैं। लेकिन आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब शुभेंदु अधिकारी और एक बीजेपी के और एक विधायक को यहाँ आने के परमिशन दिया, यहाँ आने के जो प्रक्रिया है उसको क्लियरेंस दिया, उसके बाद कोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थे, जिसमें से मुख्य ऑब्जर्वेशन हम माना जा सकते हैं शेख शाहजहां से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोर्ट कह रहे हैं कि उसको सरेंडर करना चाहिए। वो लापता है और ये हालांकि प्राइमा फेसी दिखाई दे रहे हैं कि वो कुछ गलत या कुछ जुर्म करके वो लापता है। तो अगर ऐसा है कि वो मिसिंग नहीं रह सकते हैं, या तो वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है स्टेट पुलिस के, या उनको सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं स्टेट पुलिस, लेकिन उनको सरेंडर करना चाहिए, स्टेट पुलिस को उसको कोर्ट में ले आना चाहिए, ऐसे हाई कोर्ट ने कहा। और उस दिन सारे जो एजेंसीज है, बाकी एजेंसीज को भी होना चाहिए। तो ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था आज। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुबह जब यहाँ हम पहुंचे धामाखाली घाट में, तो पुलिस की बैरिकेड लगाई गई थी, सेक्शन 144 फिर से लगा दिया गया था और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ये मामला डिवीजन बेंच के पास गया, डिवीजन बेंच ने जब 2 बीजेपी के विधायक और लेफ्ट के सीपीआईएम के वृंदा करात को यहाँ आने की अनुमति दी, तब यहाँ पुलिस उनको आने की इजाज़त दी और वो यहाँ पहुँचे हैं। दोनों पार्टी के जो नेतृत्व है, सीपीआईएम के वृंदा करात और बीजेपी के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और एमएलए शंकर घोष, दोनों इस वक्त संदेशखाली आइलैंड में हैं और यहाँ उनको पुलिस के सिक्योरिटी के साथ समय दिया गया है इस आइलैंड में आने के लिए। जो समय दिया गया है उसी समय में उनको, उनके जो लोग हैं उनसे मिलकर आइलैंड से बाहर निकल जाना पड़ेगा बोट से। तो ये स्थिति है आज के। यहाँ पे सुबह बैरिकेड्स भी लगी थी और रोका भी गया था, लेकिन डिवीजन बेंच के ऑर्डर के पास एडमिनिस्ट्रेशन, शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष जो बीजेपी के लोग हैं, और वृंदा करात और उनके साथ कोई लेफ्ट के जो नेता है, दोनों दल को यहाँ संदेशखाली आइलैंड पे आने दिया है और दोनों दल अभी यहाँ आइलैंड में है।
बिल्कुल, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रिजू दत्ता प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे, इस समय आज विपक्ष के नेता जिस तरह से गए, हाई कोर्ट की अनुमति के बाद गए, तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी या विपक्ष भड़का रहा है, लेकिन आज तो हाई कोर्ट ने पूछा है कि जो आप लोगों से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, इतने दिनों से क्यों नहीं पकड़ा जा सक रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैडम देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष वहां गए थे और जब हाईकोर्ट ने कहा आप वहां पर जाइए और जाके कोई भड़काऊ भाषण मत दीजिए, तो वहां पर बीजेपी के प्रतिनिधि दल वहां पर पहुंच के हमारे वेस्ट बंगाल के एक आईपीएस ऑफिसर जो सिख संप्रदाय से आते हैं, जिन्होंने पगड़ी पहना हुआ था और यूनिफॉर्म में थे, उनको खालिस्तानी बोला बीजेपी ने। एक सिख संप्रदाय का आईपीएस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में था, उनको बीजेपी ने खालिस्तानी बोला है। यह है बीजेपी का असली चरित्र। इसलिए इनको हम बंगाल में कहीं जाने नहीं, घुसने नहीं देते हैं 144 के इलाके में, क्योंकि इनका काम ही है कि आप ऐसे कम्युनल बातें करें, भड़काओ भाषण दे और जगह जगह में आग लगाई। यही बीजेपी का काम है। दत्ता जी ठीक है, मैं आपसे जो ये पूछना चाह रही हूँ, जो इतने महिलाओं के साथ वहां पे जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पश्चिम बंगाल की तो मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी महिला हैं। ऐसे में आप तृणमूल उस पर किस तरह से साफगोई से कुछ करती हुई दिखेगी? मैडम, ममता बनर्जी हमारी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। आज हमारे पास महिला के खिलाफ कोई भी अन्याय का सिर्फ 2 कंप्लेंट आई हैं, और दोनों कंप्लेंट के हिसाब से जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो लोगों के वोट से जीते हुए जो हमारे प्रत्याशी थे, उनको गिरफ्तार किया गया और दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। बाकी रहा शेख शाहजहां का बात, जिसको लेकर मीडिया में चर्चा है। हमारे जो डीजीपी बंगाल है श्री राजीव कुमार जी, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ईडी को उनको ढूंढना चाहिए, बीएसएफ को उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि राज्य पुलिस, राज्य प्रशासन के पास आज भी शेख शाहजहां के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो अगर आज की डेट में भी शेख शाहजहां के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ बीजेपी के बोलने से या मीडिया बाइट देने से तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और वो आज कहां पर है वो तो किसी को नहीं मालूम है। हम लोग ढूंढ रहे हैं, कोर्ट भी ढूंढ रहा है, ईडी भी ढूंढ रहा है, बीएसएफ भी ढूंढ रहा है। अगर कोई भगोड़ा है तो उसको, उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट उसके खिलाफ मैं आपके चैनल पे ये साफ कहना चाहता हूं कि डीजीपी बंगाल ने भी कहा है आज की डेट में भी उनके खिलाफ कोई महिला संबित कोई भी अपराध का लिखित कोई जानकारी नहीं है। ठीक है रिजू दत्ता, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात सामने रखी, लेकिन वाकई में बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत सवाल है, और हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार से सवाल उठाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले किसी भी तरह की एसआईटी या सीबीआई से जांच से इनकार कर चुका है, लेकिन वाकई में आज विपक्ष के नेताओं ने दौरा किया और पश्चिम बंगाल में राजनीति हम देख रहे हैं किस तरह से गरमाई हुई है। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, और अब अगली खबर चंडीगढ़ में जो मेयर चुनावों को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पुराना परिणाम रद्द कर दिया। आपके कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर के जो जारी नतीजा था उसको गैरकानूनी बता दिया। और आइए सुनते हैं इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हैं हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है।
एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। और इस जो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा उसके क्या मायने हैं, बता रहे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 1.5 घंटे इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मतगणना का वो वीडियो भी देखा। पूरे कोर्ट रूम में वो वीडियो चलाया गया। 20 मिनट तक वो वीडियो देखा गया। बैलेट पेपर जो सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए थे वो बैलेट पेपर देखे और इसके बाद सभी पक्षों को बैलेट पेपर दिखाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इतिहास रच दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना के। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे 8 मत जो थे जिनको इनवैलिड रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने किया था उनको मान्य करार दे दिया और वोटों की गिनती करके 20 वोट जो याचिकाकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं कुलदीप कुमार उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनको सीधे सीधे मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में इंसाफ को पूरा करने के लिए अदालतें कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य हैं और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुराना जो चुनाव जो का परिणाम था मेयर का उसे रद्द कर दिया। कहा वो गैर कानूनी था और सीधे सीधे कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान ये भी कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने किया है वो गैर कानूनी था। कोई भी जो 8 बैलेट पत्र थे वो पार्षदों के द्वारा डिफेस यानी खराब नहीं किए गए थे और ये 8 जो बैलेट थे वो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रजिस्ट्रार को कहा है कि अनिल मसीह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। सीआरपीसी 340 के तहत गलत बयानी करने के लिए अवमानना के लिए उनको नोटिस जारी किया जाए, कारण बताओ नोटिस किया जाए कि क्यों ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही उन्होंने चेताया था रिटर्निंग ऑफिसर को कि अगर वो कोई गलत बयानी करेंगे, अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बावजूद उन्होंने जो सोमवार को गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट में की कि आपके पार्षदों ने बैलेट पेपर 8 जो थे वो खराब किए थे, डिफेस किए थे, इसलिए उन्होंने मार्क लगाया था, निशान लगाया था उन पर, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो वीडियो है और जो बैलेट पेपर हैं उनको फिर से सील करने के आदेश दिए हैं और वापस हाई कोर्ट में भिजवा दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला जिसका बहुत बड़ा असर यहाँ पर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि न्याय के हित में उसे जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएगा। कल ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि इस मामले में हॉर्स ट्रेडिंग बहुत गंभीर मामला है और वो इसे नहीं होने देना चाहते, इसलिए इस मामले की सुनवाई करके ये फैसला, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। नई दिल्ली से आजम सिद्दीकी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश की बातें बाद उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन क्या रहेगा या इसका टूटना तय है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों में मतभेद बरकरार ही हैं। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीटों का फाइनल ऑफर दिया है। एसपी चाहती कि राहुल यूपी में जो यात्रा करेंगे उसमें अगर अखिलेश शामिल होते हैं तो पहले आप सीटों पर बात साफ कर दें। उधर हम देख सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा रायबरेली में थी और स्मृति ईरानी भी 3 दिन के लिए और वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जो सीट शेयरिंग को लेकर, दावों को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास चलेंगे और वही हमें पूरा बताएंगे कि तमाम खेमे हैं वहां पर। रणवीर, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनावों से पहले? देखिए, दबाव की राजनीति अपने चरम पर है। अखिलेश यादव ने पिछले महीने कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें दी और इसकी घोषणा एक्स पर पोस्ट करके दे दी। तब कांग्रेस दबाव में थी क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार अलग हो रहे थे। इसके बाद बातचीत का दौर आगे बढ़ा, 4 सीटें और बढ़ा करके 15 सीटें कर दी समाजवादी पार्टी ने। फिर बातचीत आगे बढ़ी, फिर से नेगोशिएशंस हुए और फाइनली अखिलेश यादव ने परसों एक लिस्ट भेजी और इस लिस्ट में 17 सीटें मेंशन की थी कि कांग्रेस पार्टी को देंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि कल रायबरेली, कल अमेठी और आज, यानी कल मतलब बीता हुआ कल, अमेठी राहुल गांधी रहेंगे और अगले दिन रायबरेली। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ नजर आएँ तो कल शाम तक लिस्ट को फाइनल करके आप बताइए और तभी मैं यात्रा में शामिल होऊंगा।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब अब तक समाजवादी पार्टी को नहीं दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि एक सीट और, या तो मुरादाबाद या फिर बिजनौर, इन दोनों में से एक सीट और दे। समाजवादी पार्टी इसके लिए राजी नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद सीट पे ऑलरेडी समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, डॉक्टर एस.सी. हसन, और बिजनौर सीट जो है वहाँ पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी अमरोहा जो सीट है वो मुरादाबाद मंडल की, और उस मंडल की एक सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि बातचीत जारी है और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निपटारा हो जाए। जबकि अखिलेश यादव ने ये साफ किया था कि राहुल गांधी जब यूपी में होंगे और उनकी यात्रा निकलेगी तो मैं अमेठी या रायबरेली दोनों में से किसी एक जगह शामिल होऊंगा। अमेठी वाले दिन एक डेडलाइन थी कि आपको फाइनल करके देना, उस दिन नहीं हुआ, और आज राहुल गांधी रायबरेली में थे, यात्रा निकलती रही, लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ में थे और वो शामिल नहीं हुए। और सीधा इंडिकेशन ये है कि अगर अगले 2-3 दिन के अंदर कांग्रेस ने फाइनली 17 सीटों पर सहमति नहीं दी तो इंडिया अलायंस टूट सकता है। और ये बड़ी खबर इसलिए हो जाएगी क्योंकि इससे पहले आरएलडी टूट कर जा चुकी है इंडिया अलायंस से, और अब अगर सपा और कांग्रेस भी अलग होती है तो निश्चित तौर पर सारी पार्टियाँ, कोई गठबंधन जैसी चीज़ यहाँ पर विपक्ष के पास नहीं रहेगी। बसपा अलग, सपा अलग और कांग्रेस अलग हो जाएगी। जी बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे आंकलन के लिए। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने दी, वहाँ पर किस तरह से फैसला लेना ही होगा कांग्रेस को कि समाजवादी पार्टी के साथ रहना है कि नहीं आगे बढ़ना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कोटा से एक बहुत गंभीर खबर आई है, उसका रुख करेंगे, उसको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की बात में बात अब राजस्थान की। कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे एक छात्र का कल शव मिलने से सब सकते में है। इस बीच एक और छात्र का हफ्ते भर बाद भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। वो 13 फरवरी को अपने हॉस्टल से बैग लेकर निकला और रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां पर वो बैग रखकर ऑटो से कहीं निकल गया और उसके बाद की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पीयूष को भी लापता हुए एक हफ्ता हो गया है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन लगातार जो है पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस भी कह रही है कि तलाश की जा रही है। जो उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन थी, जो सीसीटीवी फुटेज स्टेशन का पुलिस को मिला है, उसके बाद जो है वो कहाँ गया, इस बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजन लगातार जो है पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। उनके परिजन मेरे साथ हैं, पीयूष की माँ जो है वो मेरे साथ है। जी, क्या बात हुई अभी तक, क्या बात हुई? आप कल भी मिले थे पुलिस से। कल हमें एडिशनल एसपी मिली हैं, मैम ने बहुत अच्छे से बात की, उसके बारे में जानकारी ली कि उसका व्यवहार किस प्रकार का पहले था या अब आपको कुछ चेंज लगा, तो वो सब हमने उन्हें बताया है। लास्ट लोकेशन के बाद में वो बताया जा रहा था वो किसी ऑटो वाले ऑटो में रिक्शा में बैठा था। जी, कल हमारी एएसपी मैम से बात हुई थी तो उनको हमने बताया कि लास्ट लोकेशन जो उसकी दिखा रहे थे, पहले जो पुलिस से हमें जानकारी मिली थी कि उसकी स्टेशन के पास लास्ट लोकेशन मिली थी, तो जो एक ऑटो वाला उनको मिला है जो शायद उसके पास में था या उसके साथ में निकला होगा, तो उन्होंने उससे भी पूछताछ की है और आगे की जानकारी वो अब ऑटो वाले से ले रहे हैं और उसके बारे में आगे बताएंगे जो भी है। हमें ये बताया कि बस हमने उसको ले लिया है और अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं उसको ढूंढने के लिए और जल्दी ही आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो पुलिस जो है वो पूरा भरोसा दिला रही है। आपका बच्चा भी यहाँ रहता है, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था? आपके बच्चे से आपकी बात हुई होगी, पीयूष का किस तरह का वो था? नहीं, उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जो थोड़ा बहुत पता था पुलिस ने जो इंक्वायरी करी है उसने बता दिया है। तो उसके व्यवहार में चेंज क्या, वो अंदर पहले से ही अंदर रहता था। तो परिजन जो है उनमें गुस्सा भी है और उनको एक उम्मीद भी मिल रही है पुलिस की ओर से। पुलिस अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है कि जो बच्चा लापता हुआ है उसकी तलाश लगातार की जा रही है और जल्दी पुलिस को सफलता भी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन की पालना की जहाँ तक बात आती है तो परिजनों का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है कोचिंग संस्थानों की ओर से जो लापरवाही की जा रही है वो लापरवाही जो है यहाँ पर भी साफ तौर पर नज़र आ रही है। जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्चा जब स्ट्रेस में था या बच्चा जब लापता हुआ उसके बाद भी जो है कोचिंग संस्थानों की ओर से परिजनों से कोई संपर्क नहीं किया गया, कोई सकारात्मक जवाब उनको नहीं दिया गया। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। उत्तर प्रदेश के आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम मनकामेश्वर स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलने के आदेश दिए थे
और इसके बाद ही UPMRC के अधिकारियों ने जामा मस्जिद स्टेशन में नए नाम के होर्डिंग भी लगवा दिए हैं।